नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, उसमें आज दिसंबर माह का जो अंक है और उसमें अक्टूबर माह की जो समसामयिक मुद्दे हैं उनका प्रकाशन हुआ है। तो उन्हीं में से अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपके समक्ष योजना और प्रगति विज्ञान नाम की जो मैगजीन आती हैं उनके जो लेखों में जो फैक्ट्स हैं, जो प्री एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स हैं, उनको आपके समक्ष ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम जो अक्टूबर 2024 माह की कुरुक्षेत्र की मैगजीन है उसमें जो लेख छपे हैं उनको आपके समक्ष, उनके जो फैक्ट्स हैं उनको एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेख बाय लेख जो है वो आपके समक्ष हम लाएंगे। तो इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके पास समय समय पर आता रहे। तो आइए मित्रों, देखते हैं कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2024। इसमें जो पहला लेख है वो है कुपोषण से निपटने में पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान की भूमिका। ग्रामीण भारत में कुपोषण का क्या मतलब है? इसका मतलब है खाद्य असुरक्षा, सीमित स्वास्थ्य सेवा और अपर्याप्त पोषण। स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे बाजरा, दालें, सब्जियां, जड़ी बूटियां किस प्रकार से लाभ प्रदान करती हैं? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सब की कमी को दूर करती हैं। रागी और ज्वार जैसे अनाज का क्या महत्व है? ये कुपोषण से निपटने में सहायक है। पारिवारिक कृषि पद्धतियां कैसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं? वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती हैं। देसी फसलें जैसे बाजरा और दालों की क्या विशेषता है? ये सूखा प्रतिरोधी है और कठिन परिस्थितियों में भी जो है पर्याप्त जो है फसल देती हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए आंध्र प्रदेश में इमली का उपयोग क्यों करते हैं? ये पाचन में सहायक है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। मिड डे मील योजना में पारंपरिक खाद्य पदार्थों का एकीकरण का क्या लाभ पहुंचता है? बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार होता है। आधुनिक पोषण कार्यक्रमों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों को एकीकृत करने का लाभ क्या है? स्थायी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समाधान हुआ है। जो हमारा अगला लेख है वो है पर्यावरण अनुकूल खेती से समग्र स्वास्थ्य। औद्योगिकरण और उपभोक्तावादी जीवन शैली का जलवायु संकट पर क्या प्रभाव पड़ा है? खाद्यान्न सुरक्षा, पर्यावरणीय और मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। पर्यावरण अनुकूल जैविक कृषि का क्या समाधान मिल सकता है? जलवायु परिवर्तन, आजीविका और स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान हो जाएगा अगर हम पर्यावरण अनुकूल जैविक कृषि करेंगे। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति क्या है? 328.9 मिलियन टन का उत्पादन वर्ष में होता है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पहला है पीएम प्रणाम योजना, जो रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने का उद्देश्य है। पीएम प्रणाम योजना का ये एक बहुत जरूरी पॉइंट निकला है कि पीएम प्रणाम योजना क्या है? रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करना। प्राकृतिक खेती किन किन राज्यों में प्रोत्साहित की जा रही है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, झारखंड और ओडिशा। प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन से राज्य हैं जहां पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित की जा रहा है? और चार जो है स्टेट्स के ग्रुप बना देंगे और केवल उसमें एक ग्रुप होगा जो सही होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, झारखंड और ओडिशा। अगला पॉइंट है औषधीय कृषि से किसानों को क्या लाभ मिलता है? तो आंवला, अश्वगंधा, तुलसी जैसी औषधीय पादपों से उनके खेती से आय के नए स्रोत बनते हैं और आय में वृद्धि होती है। पोषण वाटिकाएं ग्रामीण महिलाओं के लिए कैसे लाभकारी है? गृह और पोषण वाटिका के माध्यम से पौष्टिक आहार की उपलब्धता होती है। स्वच्छ ईंधन योजनाओं का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गोबर धन योजना से स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ता है। पोषण और आहार दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान आईसीएमआर के द्वारा। श्री अन्न के पोषण लाभ क्या है? मोटे अनाज से सीलिएक रोग और मधुमेह से बचाव होता है। ये श्री अन्न जो है मोटे अनाजों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा था। खाद्य लेबल जागरूकता का उद्देश्य क्या है? एफएसएसआई द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी दी जाती है। अगला लेख है हमारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भावी सुधार। स्वास्थ्य सुधारों में प्रमुख चुनौती क्या है? पर्याप्त धन की कमी है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में
कमी है, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और सार्वजनिक जागरूकता की कमी, ये हमारे स्वास्थ्य सुधारों की प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत में स्वास्थ्य संसाधनों की स्थिति क्या है? तो 10,000 लोगों पे 10 डॉक्टर हैं, 17 नर्स हैं, जो अन्य बड़े देश जैसे चीन और ब्राजील से काफी कम है। हम विश्व में डॉक्टर सप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं, हमारे वहां के पढ़े हुए डॉक्टर, लेकिन हमारे वहां खुद जो है डॉक्टर नहीं है। भारत की शिशु मृत्यु दर क्या है? तो 1000 शिशुओं पर 28 हमारी जो है मृत्यु दर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो 2024-25 तक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5% करना। बच्चों के स्वास्थ्य निवेश का उद्देश्य क्या है? तो शिशु विकास और शिक्षा पर ध्यान देकर भविष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाना। जब बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो भविष्य की वर्कफोर्स हमारी कमजोर रह जाएगी और हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कैसे किया जाता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर अर्थात अस्पताल को सुदृढ़ करके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। ABPMJAY की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, वित्त पोषण और राज्यों की असमान भागीदारी। पोषण कार्यक्रमों में सुधार कैसे किया जाता है? फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, स्थानीय समुदायों को शामिल करके और टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करके। स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए किन सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है? तो सरकार के प्रयास, निजी क्षेत्र के प्रयास और सामुदायिक सहयोग अर्थात आम जनता का सहयोग। अगला जो हमारा लेख है वो है अपशिष्ट प्रबंधन सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन। इसमें स्वच्छ भारत मिशन पर डिटेल दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SBM कहा गया है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में किस प्रकार भूमिका निभा रहा है? तो अपशिष्ट प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर स्वच्छ भारत मिशन अपशिष्ट प्रबंधन में अपना योगदान दे रहा है। बायोगैस, अपशिष्ट से बिजली और कंप्रेस्ड बायो संयंत्रों से जैव ऊर्जा उत्पादन का क्या लाभ है? तो स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में शामिल करने से क्या लाभ हुआ है? कूड़ा बीनने वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अपशिष्ट प्रबंधन पहले से स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो शिक्षा और कम्युनिकेशन के माध्यम से ये कदम उठाए गए हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास आवश्यक हैं? तो नवाचार और वैज्ञानिक निपटान की आवश्यकता है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य की क्या दृष्टि है? तो नीति और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ लाना है, अर्थात जो सरकारी कार्यक्रम है उनसे जनता को जोड़ना। अगला लेख है शहरों में शून्य अपशिष्ट रणनीतियां। शून्य अपशिष्ट रणनीतियां अपनाने के भारतीय शहरों में क्या प्रभाव है? तो टिकाऊ जीवन मॉडल में परिवर्तन अर्थात सस्टेनेबल लाइफ के मॉडल में चेंज आएगा। बंगलुरु के HSR लेआउट में अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो 80% कचरे को पृथक्करण और डोर टू डोर संग्रह किया जाता है। केरल के रॉक वे रेजिडेंस एसोसिएशन में अपशिष्ट प्रबंधन का क्या तरीका है? तो 100% कचरा का पृथक्करण और जैव अपशिष्ट से बायोगैस बनाई जाती है। शून्य अपशिष्ट आवास समितियां अन्य शहरों के लिए कैसे प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं? टिकाऊ जीवन और सामुदायिक प्रयासों से। अगला जो लेख है वो गर्भावस्था पे है। गर्भावस्था पूर्व देखभाल। मातृ मृत्यु दर का वैश्विक लक्ष्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर का वैश्विक लक्ष्य है कि 1 लाख जन्मों पे 70 जो है मातृ मृत्यु वो एक्सेप्टेबल दर है। बच्चों की मृत्यु दर क्या है? 1000 पे 25 और नवजात मृत्यु दर क्या है? 1000 पे 12। भारत में अनियोजित गर्भधारण की स्थिति क्या है? 7 में से 1 गर्भधारण बिना योजना के ही होता है। गर्भावस्था पूर्व देखभाल का क्या महत्व है? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रबंधन से इष्टतम स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। गर्भाधारण से पहले पोषण सुधार का क्या प्रभाव होता है? नवजात मृत्यु दर में कमी आती है और कम वजन में सुधार होता है। कर्नाटक में गर्भावस्था पूर्व देखभाल की क्या स्थिति है? तो जागरूकता की कमी है, सीमित संसाधन है और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से माध्यम प्रभावी हैं? सोशल मीडिया अभियानों और सामुदायिक कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला जो हमारा लेख है वो है डिजिटल क्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप क्रांति। स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे योगदान दे रहे हैं? तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीमेडिसिन, डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करके। स्वास्थ्य टेकअप स्टार्टअप द्वारा कौन कौन से नवाचार लाए गए हैं? तो डेटा विश्लेषण, एआई डायग्नोस्टिक, ई फार्मेसी और डिजिटल मॉनिटरिंग। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख का इलाज फ्री है। और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार लाभप्रद साबित हो रही हैं? तो टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी और स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार करके। ई फार्मेसी और स्वास्थ्य आईडी का ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव है? तो दवाओं की सुलभता और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप्स के बाजार में किस प्रकार की वृद्धि देखी गई है? 2016 से 2023 में 127% की वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? डिजिटलाइजेशन से बेहतर साझेदारी और रोगी की देखभाल करना। अगला हमारा लेख है स्वास्थ्य और पोषण में सामाजिक उद्यमिता। सामाजिक उद्यमिता का उद्देश्य क्या है? समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना। आरोग्य ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है संतुलित आहार और स्वच्छता की जानकारी देना। तकनीकी नवाचारों से स्वास्थ्य सेवाओं में क्या बदलाव आ रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंच पा रही हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कैसे बढ़ाई जाती है? तो मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों अर्थात जो वैन है और गाड़ियां हैं उनके द्वारा डॉक्टर, नर्स और ये सब जो दवाइयां, इक्विपमेंट्स गांव में पहुंच जाते हैं और फिर गांव के लोग अपनी आवश्यकता अनुसार उनसे संपर्क करते हैं। और विकेंद्रीकृत मॉडल से अर्थात एक बड़े हॉस्पिटल के बजाय छोटे छोटे कई हॉस्पिटल स्थापित कर दिए जाए, जिससे लोगों 2-4 किलोमीटर में ही एक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक उद्यमिता का सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो पोषण में सुधार हुआ है और टीकाकरण दर में वृद्धि हुई है। ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक उद्यमिता कैसे सहायक है? तो आत्मनिर्भरता बढ़ी है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुधार हुआ है। सामाजिक उद्यमिता सतत विकास में कैसे योगदान करती है? तो स्थायी स्वास्थ्य सुधार आता है और सशक्तिकरण जो है होता है आम जन का। तो इस प्रकार सामाजिक उद्यमिता सहायता करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो आइए मित्रों, ये कुरुक्षेत्र मैगजीन के जो प्रमुख लेख थे, जो उनसे जो भी फैक्ट्स निकल सकते थे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो सभी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अगर ये कंटेंट एक्सक्लूसिव लगा हो, अच्छा लगा हो और ऐसा लगा हो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में 2 शब्द अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।